JKSSB सुपरवाइज़र में जो जनरल साइंस का पोर्शन है वो मैं और आमिर सर आपको मिल के पढ़ाएंगे। आमिर सर का क्या ही मैं इंट्रोडक्शन दूं, आप लोग पहले से उनको जानते होंगे। वो J&K की बेस्ट फैकल्टी है, मेरे बड़े भाई हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखी हुई हैं। मुझसे ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस है, मुझसे ज़्यादा उनको नॉलेज है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा लकी हो कि वो अपना टाइम निकाल के आपके लिए वीडियोज़ बना देंगे। तो जो जनरल साइंस का सिलेबस है इसके बारे में आप टेंशन लेना छोड़ दो, हम बहुत अच्छी तरह से ये आपको पढ़ाएंगे। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 1 और आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा वो है न्यूट्रिशन। क्योंकि JKSSB का ये हमेशा फेवरेट रहा है, थोड़ा लंबा है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और JKSSB काफ़ी ज़्यादा सवाल इससे पूछता है। तो सबसे पहले मैं न्यूट्रिशन से ही स्टार्ट करूंगा आज के इस लेक्चर नंबर 1 में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको यह भी बता दूं कि अगर किसी भी बच्चे ने अभी तक सुपरवाइजर का बैच ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कैसे ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के जरिए जाइए और ज्वाइन कीजिए। और अगर फिर भी नहीं आता ज्वाइन करना तो आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट करके लिखो सुपरवाइजर, तो 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको जवाब मिलेगा और ज्वाइन भी करा दिया जाएगा। देखिए, सुपरवाइजर लिखने के बाद ही एक्सपेक्ट मत करो कि 5 मिनट के बाद जवाब मिलेगा, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स टेक्स्ट करते रहते हैं। तो आपको यह बताऊं कि 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको हम सुपरवाइजर बैच में ज्वाइन करा देंगे, ठीक है? ओके, अब चलते हैं आज के लेक्चर पे जिसमें हम पढ़ाएंगे आपको न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के टॉपिक को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। देखो, आपके 10th क्लास का ये सिलेबस है। 10th में आपने पढ़ा होगा लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, और JKSSB भी आपको बेसिक ही पूछेगा और मैं भी आपको बेसिक लेवल ही पढ़ाऊंगा। तो बताइए लाइफ प्रोसेस क्या है? सुनिए, कोई भी ऐसी प्रोसेस जो जरूरी है लाइफ के लिए, जिंदगी के लिए, उसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसकी वजह से आप जिंदा है, हम जिंदा है, प्लांट जिंदा है, एनिमल जिंदा है, जिसकी वजह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा है, उस प्रोसेस को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। जैसे यहां पे आपको बताऊं, न्यूट्रिशन एक लाइफ प्रोसेस है। न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन भी इंपॉर्टेंट है जिंदा रहने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन भी इंपॉर्टेंट है जिंदा रहने के लिए, एक्सक्रीशन भी इंपॉर्टेंट है जिंदा रहने के लिए। तो ये 4 क्या है? ये 4 है इंपॉर्टेंट या फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस। ये 4 है जरूरी जिंदा रहने के लिए। न्यूट्रिशन आपको बताऊं, न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाना ऑब्टेन करना और उसको यूटिलाइज भी करना। न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन और यूटिलाइज करना, खाना जरूरी है, बिना खाना खाए कोई जिंदा नहीं रह सकता। तो न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। इसी तरह रेस्पिरेशन, बिना सांस लिए कोई जिंदा नहीं रह सकता। रेस्पिरेशन क्या होता है? सांस लेना। लेमैन टर्म्स में आपको बता रहा हूं, टेक्निकलिटीज में अभी नहीं जा रहा हूं, डिटेल में जब पढ़ाऊंगा तभी आपको पता चलेगा रेस्पिरेशन डिटेल में क्या है। लेकिन लेमैन टर्म्स में आपको समझा रहा हूं कि रेस्पिरेशन क्या है? ब्रीदिंग इन एंड आउट। रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना, और सांस लेना जरूरी है, तो ये भी लाइफ प्रोसेस है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि जब एक जगह से दूसरी जगह फूड या ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट होना ब्लड के जरिए, या अगर हम बात करें प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है, तो ट्रांसपोर्टेशन भी है। उसके बाद है एक्सक्रीशन जो है, एक्सक्रीशन होता है जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो भी आप खाते हैं, खाने के बाद, न्यूट्रिशन के बाद, डाइजेशन के बाद जो लास्ट पे जो बचा मटेरियल होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, उसको बाहर निकालना पड़ता है, एक्सक्रीशन। ठीक है ना? एक्सक्रीशन आपको पता है, 1 नंबर आपने सुना होगा, 2 नंबर आपने सुना होगा, वही तो है एक्सक्रीशन। अब आपको मैं पढ़ाऊंगा सबसे पहले न्यूट्रिशन। तो कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस है बताइए? न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, और एक सवाल अभी मैंने देखा वीडियो बनाने से पहले एक बार आया था, तो बताइए इनमें से कौन सी लाइफ प्रोसेस नहीं है? 2-4 ऑप्शन थे, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन तो था। ये ऑप्शन थे 4, इनमें से 3 ऑप्शन थे और एक ऑप्शन था सिंगिंग एंड डांसिंग। सिंगिंग एंड डांसिंग क्या ये लाइफ प्रोसेस है? अरे सिंगिंग एंड डांसिंग, डांस करना और गाना लाइफ प्रोसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जरूरी नहीं है लाइफ के लिए। बिना गाए, बिना डांस किए एक इंसान जिंदा रह सकता है, तो सिंगिंग एंड डांसिंग नहीं है लाइफ प्रोसेस, ठीक है? ओके, अब न्यूट्रिशन के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, न्यूट्रिशन के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये न्यूट्रिशन भी तो पता होना चाहिए। बताइए न्यूट्रिशन क्या है? अभी तो बोला मैंने थोड़ा सा, न्यूट्रिशन होता है कि फूड को ऑब्टेन करना और यूटिलाइज करना, फूड को खाना, अरे भाई खाना न्यूट्रिशन होता है शॉर्ट में। फूड को ऑब्टेन और यूटिलाइज भी करना वो है न्यूट्रिशन। आपके फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं बताइए? प्रोटीन होते हैं, फैट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उसके बाद विटामिन्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं ना। ये जो है ये फूड में होते हैं न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड में बताइए? प्रोटीन्स, फैट्स,
कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये है एक सेकंड, ये है जो फूड में होते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अच्छा, इनमें से ये जो 5 मैंने बोले, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, इनमें से प्रोटीन जो है, फैट जो है, कार्बोहाइड्रेट जो है, ये तीन जो है, स्टार्टिंग के ये एनर्जी भी देते हैं। और विटामिन मिनरल जो है ये एनर्जी नहीं देके, लेकिन एसेंशियल बहुत है। विटामिन मिनरल एनर्जी नहीं देते, लेकिन फिर भी ये बहुत एसेंशियल है। प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट जो है ये एनर्जी देते हैं, वो बात अलग है, कौन ज्यादा एनर्जी देता है, कौन कम एनर्जी देता है, वो अभी मैं उस टॉपिक में नहीं घुसूंगा। लेकिन हाँ, ये तीनों प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट ये एनर्जी देते हैं। विटामिन मिनरल एनर्जी नहीं देते। अब जो है न्यूट्रिशन को हम खोल के थोड़ा सा देखते हैं। न्यूट्रिशन के 2 मोड्स हैं, न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स हैं। न्यूट्रिशन का कौन कौन सा टाइप है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफस भी जिनको बोलते हैं, और हीटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिनको हीटेरोट्रॉफस भी बोलते हैं। ओके, ऑटोट्रॉफस और हीटेरोट्रॉफस, ये अब आपको पढ़ना है। आपने पढ़ा होगा ऑटोट्रॉफ क्या है, आपने पढ़ा होगा हीटेरोट्रॉफ क्या है। लेकिन सुनो, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट, इजी और इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताऊंगा। सुनिए, ऑटोट्रॉफ जैसे आपने सुना होगा, ऑटो होता है, सेल्फ ट्रॉफ होता है फीड, जो खुद ही अपने आप को फीड करे, खुद ही अपना फूड बनाए। तो ऑटोट्रॉफ क्या है? ऑटोट्रॉफ अपना फूड खुद बनाते हैं, ओन फूड प्रिपेयर करते हैं। हीटेरोट्रॉफ नहीं करते अपना फूड प्रिपेयर, ये कौन सा फूड खाते हैं? ये ऑटोट्रॉफस का बनाया हुआ फूड खाते हैं। वो बात अलग है, जब हम हीटेरोट्रॉफ में पढ़ेंगे कार्निवोर, ओमनिवोर वगैरह वगैरह, तो आपको पता चलेगा कि हीटेरोट्रॉफ के भी अंदर से बहुत सारे टाइप्स है। लेकिन इतना जानो फिलहाल के लिए, हीटेरोट्रॉफ क्या है? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डिपेंडेंट होता है ऑटोट्रॉफस पे, जो अपना फूड खुद नहीं बनाता है, ठीक है। ओके, अच्छा, ऑटोट्रॉफ जो है, इसकी एक एग्जांपल है प्लांट। प्लांट क्या करता है? अपना फूड खुद बनाता है ना, और अपना फूड ये खुद बनाता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की वजह से, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की वजह से। प्लांट अपना फूड खुद बनाता है किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लिया, और H2 का मतलब पानी नीचे से लिया, पानी नीचे से वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लिया। और ये प्लांट अपना फूड खुद बनाता है सनलाइट की प्रेजेंस से और क्लोरोफिल की प्रेजेंस से, जिस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। तो ऑटोट्रॉफ अपना फूड खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं। और प्लांट, जैसे ये सेब का प्लांट है, इसने एप्पल बनाया, ये एप्पल है, इसने अपने लिए भी फूड बनाया, और ये एप्पल जो है ये फिर बाद में हीटेरोट्रॉफस खाते हैं। जैसे हीटेरोट्रॉफ की एक एग्जांपल आप हो, आप फिर ये सेब को खाते हो। तो हीटेरोट्रॉफ हम है, एनिमल्स है, हम हीटेरोट्रॉफ है। हम अपना फूड खुद नहीं बनाते, हम ये ऑटोट्रॉफस का फूड खाते हैं। देखो ना, ये सेब हमने खाया, और ये जो सेब हमने खाया ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये ऑर्गेनिक है। मैं लिखता हूं ऑर्गेनिक। हम जो खाते हैं, या हीटेरोट्रॉफस जो खाते हैं, ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स खाते हैं। और जो ऑटोट्रॉफस होते हैं, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की वजह से बनाते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। CO2 और H2O, ये क्या है? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का इस्तेमाल करके प्लांट या ऑटोट्रॉफ ने क्या बनाया? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब ये सेब, ये एप्पल बनाया। ये एप्पल जो है ना, ये ऑर्गेनिक फूड है, ये फिर हम खाते हैं। ये इनऑर्गेनिक क्या है, ऑर्गेनिक क्या है? अगर किसी को समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी जाके समझ आएगा जब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, जब मैं फोटोसिंथेसिस खोल के आपको थोड़ा सा बयान करूंगा। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही आपने सुना। लाइफ प्रोसेस कौन कौन सी है, उसके बाद आपने देखा न्यूट्रिशन जो है, फूड खाना, यूटिलाइज करना, ऑब्टेन के साथ साथ यूटिलाइज भी करना। और न्यूट्रिशन में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल होते हैं ना, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जिनमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देते हैं, विटामिन, मिनरल एनर्जी नहीं देते, लेकिन फिर भी एसेंशियल है। और न्यूट्रिशन मैंने आपको बोला 2 तरह के हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हीटेरोट्रॉफिक मोड, हीटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और फिर ऑटोट्रॉफ क्या होता है, सबको पता है, जो अपना फूड खुद बनाता है, जैसे प्लांट्स। और हीटेरोट्रॉफ क्या है, जो अपना फूड खुद नहीं बनाता, जैसे एनिमल्स या ह्यूमंस, जो एनिमल्स में आते हैं। ओके, अब मुझे बताओ एग्जाम्पल ऑटोट्रॉफ की कौन कौन सी है, एग्जाम्पल ऑटोट्रॉफ की कौन कौन सी है जो अपना फूड खुद बनाते हैं। एक तो अभी मैंने बताया प्लांट्स, और बताया प्लांट्स के साथ साथ बैक्टीरिया और अलगे, ये अपना फूड खुद बनाते हैं। हीटेरोट्रॉफ की एग्जाम्पल जैसे इंसान आते हैं, इंसान जो है वो आते हैं एनिमल्स में, एनिमल्स के साथ साथ फिर से बैक्टीरिया, बोर मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हीटेरोट्रॉफ से। और उसके बाद आते हैं
फंगी। ओके, अच्छा ये हेटेरोट्रॉफस है, इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। अब यहां पे तो लिखा भी है आपके सामने ऑटोट्रॉफ वर्सेस हेटेरोट्रॉफ। ये देखो फिगर में, ऑटोट्रॉफ को प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। ओके, याद रखना, ऑटोट्रॉफ को प्रोड्यूसर भी बोलते हैं, जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस करे। हेटेरोट्रॉफ को कंज्यूमर बोलते हैं, जो कंज्यूम करते हैं फूड। ठीक है, जो आगे भी क्लियर होगा। ऑटोट्रॉफ की एग्जांपल है प्लांट्स, अलगे, कुछ बैक्टीरिया और फाइटोप्लैंक्टन भी दिया है। चलो ठीक है। हेटेरोट्रॉफ में एग्जांपल है एनिमल्स, फंगे, मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोआ और मोस्ट बैक्टीरिया। ठीक है, अच्छा इनमें से जो एग्जांपल्स मैंने आपको यहां पे दी ना, जो यहां पे मैंने लिखी है ना एग्जांपल, ये याद रखना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है ऑटोट्रॉफ्स के लिए और हेटेरोट्रॉफ्स के लिए, क्योंकि सवाल आता है। और जेके एसएसबी ने एक बार जो सवाल पूछा है वो मैं आपको पूछता हूं, देखता हूं आपको आएगा कि नहीं। बताइए कौन सा ऐसा है जो ऑटोट्रॉफ भी है और हेटेरोट्रॉफ भी है, जिसमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है। एक ऑप्शन प्लांट है, दूसरा ऑप्शन एनिमल है, तीसरा ऑप्शन ह्यूमन है, चौथा ऑप्शन बैक्टीरिया है। बताइए, तो आंसर आपका होगा बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया मैंने दोनों जगह लिखा, जिसमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है। ये जेके एसएसबी ने सवाल पूछा है। अब आगे चलूं, मैं आपको बताऊं, क्योंकि अभी हेटेरोट्रॉफ का डिस्कशन मैं क्लोज करता हूं इस वीडियो में। अब जो भी मैं बोलूंगा ऑटोट्रॉफ के बारे में बोलूंगा, हेटेरोट्रॉफ के बारे में अभी कोई डिस्कशन नहीं होगा। तो अभी मैं ये हेटेरोट्रॉफ का टॉपिक क्लोज करता हूं। कल हम आपको हेटेरोट्रॉफ के बारे में पढ़ाएंगे। ऑटोट्रॉफस को अब हम पढ़ाते हैं। और अभी तक मैंने आपको बोला ऑटोट्रॉफस अपना फूड खुद बनाते हैं। ये जो अपना फूड खुद बनाते हैं इनको प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। और ऑटोट्रॉफ दो तरीके से अपना फूड बनाते हैं, जिसमें आपका जो इंपॉर्टेंट है वो है फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉफस या प्रोड्यूसर्स अपना फूड खुद दो तरीकों से बनाते हैं। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है वो है फोटोसिंथेसिस। एक तरीका है फोटोसिंथेसिस जो आपको पढ़ना है, जिस पे सवाल आपको आएंगे एग्जाम में। ओके, ये आपको अब फोटोसिंथेसिस सीखना है कि प्लांट कैसे अपना फूड खुद बनाता है, प्लांट के पास क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से वो फूड अपना खुद बनाते हैं, और खुद के लिए भी बनाते हैं और हमारे लिए, एनिमल्स के लिए, हेटेरोट्रॉफस के लिए भी बनाते हैं। वो फोटोसिंथेसिस हम सीखेंगे। और दूसरा जो तरीका है जिसकी वजह से फूड बनाया जाता है उसको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफस। वो है कीमो ऑटोट्रॉफस। कीमो ऑटोट्रॉफस। ओके, ऑटोट्रॉफस, कीमो ऑटोट्रॉफस। देखो कीमो ऑटोट्रॉफस आपको बताऊं, ये केमिकल्स के जरिए फूड बनाते हैं, केमिकल्स। और मैंने बोला ऑटोट्रॉफस अपना फूड खुद बनाते हैं। केमिकल्स के जरिए जो फूड बनाए, केमिकल्स की वजह से जो फूड बनाए उनको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफस। और जो लाइट की वजह से फूड बनाए उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। सनलाइट की प्रेजेंस में जो फूड बनाए, जो भी फूड बनाए उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस की वजह से उसने फूड बनाया, और उनको फोटो ऑटोट्रॉफस भी बोलते हैं। और दूसरा जो केमिकल्स की वजह से फूड बनाए उनको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफस, केमिकल्स की वजह से फूड बनाया। ठीक है, और कौन कौन सा केमिकल्स की वजह से फूड बनाता है? जैसे आपने सुना होगा सल्फर बैक्टीरिया, चलो मैं यहां पे लिख ही लेता हूं, जैसे सल्फर बैक्टीरिया, इसी तरह नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इसी तरह आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। ठीक है, यहां पे मैंने शॉर्ट में लिखा सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रोजन बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया। ये कीमो ऑटोट्रॉफस है। ये केमिकल्स के जरिए अपना फूड खुद बनाते हैं। किसके जरिए? केमिकल्स के जरिए अपना फूड खुद बनाते हैं। लेकिन जो ऑटोट्रॉफस लाइट की वजह से फूड बनाते हैं उनको बोला जाता है फोटो ऑटोट्रॉफस, लाइट की वजह से। और उनमें जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, और वहीं से सवाल आते हैं। तो ऑटोट्रॉफस जो लाइट की वजह से फूड बनाते हैं, कौन से प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस। उनको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफस भी बोलते हैं, उनको फोटो ऑटोट्रॉफस भी बोलते हैं। लाइट की प्रेजेंस से वो फूड बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफस भी बोलते हैं। लेकिन कौन सी प्रोसेस से वो बनाते हैं? आपके सामने फोटोसिंथेसिस का टॉपिक है, यही है प्रोसेस जिसे प्लांट अपना फूड खुद बनाता है। तो ये आपको समझना है। एक सेकेंड। फोटो का मतलब है लाइट, सिंथेसिस का मतलब है टू प्रेपेयर। ओके, कभी कभी कोई बुक लिखती है सिंथेसिस का मतलब है टू पुट टुगेदर, फिर बोला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को पुट टुगेदर किया जाता है। टेंशन न लो, सारी चीजें समझ आ जाएंगी, क्लियरिटी से सब समझ आएगा, टेंशन न लो। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, या ऑटोट्रॉफस लाइट की वजह से अपना फूड बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस जो है इसको रिडॉक्स प्रोसेस भी बोलते हैं, रिडॉक्स प्रोसेस, जिसमें रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है। इसको रिडॉक्स प्रोसेस भी बोलते हैं। रिडॉक्स का मतलब होता है रिडक्शन भी होना और ऑक्सीडेशन भी होना। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन
प्रोसेस, ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या है, अभी आपको इसी आज के लेक्चर के लास्ट में पता चलेगा। ठीक है, लेक्चर के बीच में आपको पता चलेगा ये रिडॉक्स रिएक्शन या रिडक्शन ऑक्सीडेशन प्रोसेस कैसे फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस का मतलब लाइट की वजह से जब प्लांट अपना प्रेपियर फूड करे, यही समझ आता है। फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब प्रेपियर, मतलब कि ये वो प्रोसेस है जिसकी वजह से प्लांट्स अपना फूड प्रेपियर करते हैं। और प्लांट्स अपना फूड जो प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस की वजह से, मैं यहां पे प्लांट बना ही लेता हूं ताकि आपको ज्यादा क्लियरिटी से समझ आए। देखो ये प्लांट है ये। अब ये जो प्लांट है इसके नीचे रूट्स भी हैं, ये रूट्स है इसके, और इसके रूट्स के साथ साथ यहां पे मैं एक अच्छा सा लीफ बना लेता हूं। ये लीफ है इसका, लीफ, क्योंकि लीफ को बोला जाता है किचन ऑफ प्लांट। जो प्लांट फूड बनाता है ना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की वजह से, वो खासकर इसी लीफ में ही बनाया जाता है, तो लीफ को बोला जाता है किचन ऑफ प्लांट। ओके, अब सुनो, ये लीफ है, लीफ को बोला जाता है, मैं लिख ही लेता हूं क्योंकि मेरे बच्चों को ना भूल जाता है, तो इसलिए मैं लिख ही लेता हूं। किचन ऑफ प्लांट, किचन ऑफ PLANT प्लांट, लीफ को बोला जाता है किचन ऑफ प्लांट, क्योंकि सारी तैयारी जो फूड की है वो यहीं पे होती है। अब नीचे जो रूट्स है, सुन लो, नीचे जो रूट्स है कैसे फोटोसिंथेसिस होता है। नीचे जो रूट्स है, इधर से वाटर आता है, H2O का मतलब वाटर होता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। ये वाटर कहां से आता है? वाटर आता है सॉइल से। कहां से? सॉइल से वाटर आते आते ऊपर जाता है जाइलम के जरिए। ये जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, वो हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल याद रखो जाइलम, नहीं तो टॉपिक हमारा भटक जाएगा। तो जाइलम के जरिए ऊपर जाता है ये पानी, जाइलम के जरिए, फिर ऐसे ऐसे जाता है और पहुंचता है लीफ में। लीफ जो है वो है किचन ऑफ प्लांट। अब सुनो, लीफ के अंदर याद रखना, ये जो लीफ है, लीफ के अंदर मैं आपको बताऊं मीजोफिल सेल्स होते हैं। कौन सी सेल्स? मैं यहां पे बना ही लेता हूं, मीजोफिल सेल्स, MESOPHILL, मीजोफिल सेल्स होते हैं लीफ के अंदर। मीजोफिल सेल्स होते हैं लीफ के अंदर। मीजोफिल सेल्स वो सेल्स है जिनमें बहुत ज्यादा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो मीजोफिल सेल्स के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पेन को भी चेंज करूंगा। मीजोफिल के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, और ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, आपको बताऊं, इसको भी बोला जाता है किचन ऑफ सेल। लीफ को जब बोला जाता है किचन ऑफ प्लांट, और ये क्लोरोप्लास्ट जो है इसको बोला जाता है किचन ऑफ सेल। मैं यहां पे लिख लेता हूं, क्लोरोप्लास्ट जो है ये पाया जाता है मीजोफिल में, मीजोफिल सेल के अंदर। क्लोरोप्लास्ट जो है ना, ये पाया जाता है मीजोफिल सेल्स के अंदर। ओके, और क्लोरोप्लास्ट का ही सारा काम है फोटोसिंथेसिस का। इसी क्लोरोप्लास्ट को बोला जाता है किचन ऑफ सेल। उसको बोला गया किचन ऑफ प्लांट, इसको बोला जाता है किचन, मगर याद रखना किचन ऑफ सेल, CELL, सेल, वो है किचन ऑफ प्लांट, और ये है किचन ऑफ सेल, दोनों में फर्क है। ठीक है, ओके। अब सुनो, ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, इसके अंदर में ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, आपने सुना होगा ग्रीन पिगमेंट कौन है? उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है वो है क्लोरोफिल। चलो मैं यहां पे लिख लेता हूं, वो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर है क्लोरोफिल, और ये ग्रीन कलर का होता है क्लोरोफिल। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है क्लोरोफिल है ना, यही है फोटोसिंथेसिस। आपको बताऊं फोटोसिंथेसिस, अभी आपको जब बताऊंगा तो क्लियर आएगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल है, असल में उसी का काम है। सुनो, अब मैं आपको फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जो समझाऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो, फोटो का मतलब होता है लाइट। तो हमने यहां पे लाइट नहीं बनाया, हमें यहां पे लाइट बनाना है। तो लाइट के लिए याद रखना, ऊपर मैं एक सन बना लेता हूं, क्योंकि सन के बगैर तो फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। लाइट के बगैर खासकर फोटोसिंथेसिस तो होगा ही नहीं। तो ये जो ऊपर मैंने सन बनाया, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सन। ये सन जो है, इसकी वजह से ही फोटोसिंथेसिस होता है। अब देखो, सनलाइट ऐसे 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 आया और क्लोरोप्लास्ट पे गिरा, या क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पे पड़ा। ठीक है, चलो ठीक है, अच्छा ये तो हुआ। अब देखो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कैसे होता है। नीचे से सॉइल से आता है H2O मतलब वाटर, और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वो ऐसे ऐसे आता है, हवा में आता है, और छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीफ पे।
उन पोर्स के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, जिन पोर्स को बोला जाता है स्टोमेटा। लेकिन पोर्स मैंने लीफ के नीचे भी बनाए, पोर्स मैंने लीफ के ऊपर भी बनाए। कहीं पे आपको लिखा होगा कि पोर्स सिर्फ नीचे ही होते, नहीं। जो पोर्स हैं, जो स्टोमेटा है, छोटे छोटे पोर्स जिनको बोला जाता है स्टोमेटा, ये आपको नीचे भी मिलेंगे लीफ के और ऊपर भी मिलेंगे, लेकिन ज्यादा स्टोमेटा आपको नीचे मिलेंगे। तो ज्यादातर स्टोमेटा जो ये पोर्स है, जिनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है लीफ के अंदर, वो जो स्टोमेटा पोर्स है वो ज्यादातर लीफ के नीचे वाले हिस्से पे होती है, जहां पे सनलाइट ज्यादा ना पड़े, ठीक है। वो ज्यादातर लीफ के नीचे होते हैं जहां पे सनलाइट ज्यादा ना पड़े, क्योंकि पानी ज्यादा लॉस हो जाएगा। स्टोमेटा से पानी भी बाहर आता है, जो आपने सुना होगा ट्रांसपायरेशन, अभी बताऊंगा, टेंशन ना लो। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हवा से आया, ये एटमॉस्फेयर से आया और गया स्टोमेटा के जरिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आया? एटमॉस्फेयर में स्टोमेटा के जरिए अंदर गया। वाटर कहां से आया? सॉइल से, और जाइलम के जरिए चला गया अंदर, ठीक है। ओके, जाइलम के जरिए पहुंच गया, चलो क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट जिसको किचन ऑफ द सेल बोलते हैं, जिसके अंदर क्लोरोफिल भी आपको मिलेगा। ओके, अब यही चीजें जो मैंने आपको समझाई, थोड़ा सा अब यहां पे ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि अब आपको समझना है फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। सुनो और समझो इस बात को। सबसे पहले आपको मैं यहां पे बताऊं, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, मैं यहां पे लिखता हूं CO2, और वो मिलता है वाटर के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आया बताइए? हवा से, एटमॉस्फेयर से। कैसे आया? स्टोमेटा पोर्स के जरिए अंदर चला गया। सबको पहुंचना है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। किचन ऑफ द सेल जो है, किचन ऑफ द सेल क्लोरोप्लास्ट है, वहां पे सबको वहां पे होना है, तभी जाके फोटोसिंथेसिस होगा। एक है कार्बन डाइऑक्साइड, एक है वाटर, और फिर याद रखना सनलाइट की प्रेजेंस से और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में सनलाइट और क्लोरोफिल, CHLOROPHYLL, याद रखना, यह है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और बनाता है ग्लूकोज। जो सेब ऊपर मैंने बोला था, जो एप्पल मैंने ऊपर बोला था, जो आप खाते हैं, वो भी वही ग्लूकोज ही है, वो भी वही फूड है, और बनाता है फूड। C6H12O6 मतलब बनाता है फूड। C6H12O6, इसको आप ग्लूकोज बोलो, फूड बोलो, कार्बोहाइड्रेट बोलो, शुगर बोलो, एक ही बात है लगभग। मैं टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा, लेकिन यहां पे फोटोसिंथेसिस के एंगल से आप समझो एक ही बात है, ठीक है। C6H12O6 प्लस O2, ये दो चीजें बाहर निकलेगी। वैसे तीन चीजें निकलती है, चलो मैं लिख ही लेता हूं, प्लस H2O भी बाहर निकलता है, पानी भी बाहर आता है, ठीक है, पानी भी बाहर निकलता है। अब सुनो, ये दो जो है कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आया बताइए? मैं यहां पे लिखता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आया, और किसके जरिए ये चला गया लीफ के अंदर, या पहुंच गया किचन ऑफ द सेल में, क्लोरोप्लास्ट में। एटमॉस्फेयर से आया और स्टोमेटा के जरिए पहुंच गया वो अंदर क्लोरोप्लास्ट में। वाटर कहां से आया? वाटर सॉइल से आया और पहुंच गया वो क्लोरोप्लास्ट में। कैसे? जाइलम से, जाइलम के जरिए पहुंच गया वो ऊपर तो चला गया वो, पहुंच गया वो क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट में ऑलरेडी क्लोरोफिल भी है, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट में के अंदर क्लोरोफिल है, और सनलाइट भी जब पड़ती है क्लोरोप्लास्ट पे या क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल पे, तो फोटोसिंथेसिस होता है। कैसे होता है आगे और पता चलेगा जब मैं आपको बताऊंगा। 3 स्टेजेस में फोटोसिंथेसिस होता है, 3 अलग अलग प्रोसेसेस है, स्टेजेस है फोटोसिंथेसिस के, ठीक है, अभी बताऊंगा। फिलहाल इतना आपने समझा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, उनका बन जाता है ग्लूकोज या फूड प्लस ऑक्सीजन और वाटर। तो कौन से प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हैं फोटोसिंथेसिस में? फोटोसिंथेसिस का कौन कौन सा आउटपुट है? एक तो ये C6H12O6 है, मतलब ग्लूकोज है, फूड है, कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, कुछ भी बोलो। O2 मतलब ऑक्सीजन बाहर निकलता है, H2O मतलब वाटर बाहर निकलता है। अब सुनो, यहां पे मैं थोड़ा फिगर में आऊंगा। पहले मैं स्टोमेटा, देखो ये लीफ है ना, लीफ, आप फिगर ये वाली फिगर देख लो, ये वाली फिगर देख लो आप, लीफ है ना, लीफ के अंदर आप देख रहे हो, लीफ के अंदर, एक सेकंड मैं पेन को चेंज करूं, लीफ के अंदर आप देख रहे हो कि स्टोमेटा है। ये ऐसा स्टोमेटा, स्टोमेटा की शक्ल अगर बनाओ ना तो ऐसा स्टोमेटा होता है, ऐसा। ये बाहर से है ना, ये गार्ड सेल है, ये भी गार्ड सेल है, ये बाहर के 2 गार्ड सेल्स है, ठीक है। इसको मिटा लेता हूं क्योंकि आपके फिगर में लिखा हुआ है, ये बाहर के 2 गार्ड सेल्स है। तो सुनिए, देखो ना लीफ के अंदर ये देखो, ये गार्ड सेल है, ये भी गार्ड सेल है, ये
ओपन है यहाँ पे स्टोमेटा, और जब ये स्टोमेटा ओपन भी होता है क्लोज भी होता है, ये डिसाइड करता है गार्ड सेल। तो गार्ड सेल की वजह से ही ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा होता है, जो मैं आपको बताऊंगा आगे, टेंशन ना लो। फिलहाल इतना ही समझो, इस स्टोमेटा के अंदर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी स्टोमेटा के जरिए बाहर निकलता है O2 भी, ऑक्सीजन भी और वाटर भी। यहां पे लिखा है ना, स्टोमेटा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाता है और बाहर क्या निकलता है वहां से, CO2 अंदर जाता है। क्यों CO2 क्यों अंदर जाएगा? CO2 इसलिए अंदर जाएगा प्लांट के, क्यों? फोटोसिंथेसिस में चाहिए CO2। फोटोसिंथेसिस में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर भी चाहिए, तभी तो फोटोसिंथेसिस होगा। अच्छा, फोटोसिंथेसिस में निकलेगा वहां से क्या? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर, सॉरी ऑक्सीजन और वाटर, ऑक्सीजन निकलता है और वाटर भी निकलता है। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है। तो बताइए स्टोमेटा के अंदर कौन जाएगा और बाहर कौन निकलेगा? बताइए। स्टोमेटा के अंदर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के अंदर? ये इसलिए जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के अंदर क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। अच्छा, इस स्टोमेटा से बाहर क्या निकलेगा? इस स्टोमेटा से बाहर निकलेगा ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस का जो बाई प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट निकला ऑक्सीजन, वो फिर इसी स्टोमेटा के जरिए बाहर निकलेगा, प्लांट से बाहर निकलेगा, और वही हमें चाहिए ऑक्सीजन। उसी की वजह से हम फिर वो ऑक्सीजन पीते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तभी तो जाते हैं, तभी तो बोलते हैं प्लांट्स लगाओ ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो ऑक्सीजन बाहर निकालेंगे स्टोमेटा के जरिए। और स्टोमेटा के जरिए ऑक्सीजन के साथ साथ ये वाटर भी निकलता है। जब वाटर निकलता है स्टोमेटा के जरिए बाहर, जब ये वाटर निकलता है स्टोमेटा के जरिए बाहर, पानी जब निकलता है प्लांट के जरिए, प्लांट से बाहर, उसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। तो स्टोमेटा में क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज होता है और ट्रांसपेरेशन होता है। आगे भी बताऊंगा स्टोमेटा का काम क्या है। स्टोमेटा के बाहर गार्ड सेल्स है। स्टोमेटा का काम क्या है? गैसेस एक्सचेंज करना, कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर जाना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना, तो गैस का एक्सचेंज हुआ। और स्टोमेटा से क्या होता है? जो अंदर फोटोसिंथेसिस में वाटर जो बना, वाटर भी बाहर आता है। जो वाटर बाहर आता है उसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। ये चीजें आगे भी हो जाएंगी क्लियर। अगर किसी को समझ नहीं आया ये स्टोमेटा के बारे में, बड़ा इजी है, तो ये लेक्चर के लास्ट में भी आपको क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लो। इसी वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लो। ठीक है, इतना जनाब क्लियर है। चले हम जनाब आगे, इतना क्लियर है ना? अब सुनो, अब मैं फिगर को आपको दिखाता हूं, फिगर आपको दिखाता हूं। अब हम फिगर में देखते हैं। देखिए ये जो फिगर है आपके सामने, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए? एक तो लाइट चाहिए जो सन से आती है, तो सनलाइट, और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो हवा से आता है, हो गए 2, और नीचे से पानी चाहिए H2O, पानी चाहिए, हो गए 3, और ऑलरेडी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल, हो गए 4। तो ये 4 चीजें चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये है रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर कभी सवाल है रॉ मटेरियल कौन कौन है फोटोसिंथेसिस का, याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। ये जब ये 4 चीजें चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये 4 चीजें प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या देते हैं? आउटपुट क्या निकलता है? आउटपुट एक तो ऑक्सीजन निकलता है जो कि स्टोमेटा के जरिए बाहर निकलता है ऑक्सीजन, और शुगर या ग्लूकोज जो होता है जो कि प्लांट भी खुद यूज करता है और फिर हेटेरोट्रॉफिस भी यूज करते हैं। और भी यहां पे लिखा नहीं, लिख लेता हूं। और H2O निकलता है, फिर से पानी निकलता है बाहर, पानी चाहिए भी और बाहर भी निकलता है फोटोसिंथेसिस के लिए, पानी चाहिए भी और बाहर निकलता है। जो चाहिए वो रूट्स के जरिए ऊपर जाता है, पहुंचता है क्लोरोप्लास्ट में, और जो बाहर निकलता है वो स्टोमेटा के जरिए निकलता है बाहर। जहां से ऑक्सीजन निकलता है स्टोमेटा के जरिए, वहीं से H2O भी निकलता है स्टोमेटा के जरिए बाहर। ठीक है ना? अच्छा, अब फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल कौन कौन सा चाहिए? अगर ये सवाल आया तो आपको पता होना चाहिए रॉ मटेरियल कौन कौन सा चाहिए। बताइए रॉ मटेरियल कौन कौन सा चाहिए? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, दूसरा वाटर चाहिए, तीसरा सनलाइट चाहिए, और क्लोरोफिल चाहिए। ये 4 चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। ये है रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जो निकलता है वहां से प्रोडक्ट, वो क्या क्या है? ग्लूकोज, C6H12O6, फूड जो है, और ऑक्सीजन निकलता है और वाटर निकलता है। याद रखना ये ऑक्सीजन और वाटर जो है ये दोनों निकलते हैं स्टोमेटा के जरिए। ठीक है ना? स्टोमेटा के जरिए बाहर निकलते हैं। ये जो पानी स्टोमेटा के जरिए बाहर निकलता है, पानी जो बाहर निकलता है प्लांट से, पानी जो बाहर निकलता है स्टोमेटा के प्लांट से, उसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन, ठीक है, ट्रांसपायरेशन, जो आगे भी हमें पढ़ना है आगे के लेक्चर्स में। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ। अब मैं आपको आगे समझाता हूं। अच्छा, रॉ मटेरियल में एक और बात याद रखना, कभी कभी कोई बुक लिखती है कि रॉ मटेरियल के साथ साथ टेम्परेचर भी चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है ना वो ऑप्टिमम होना चाहिए, टेम्परेचर भी बड़ा अच्छा होना चाहिए। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का जो टेम्परेचर बोला गया है ना, वो बोला गया है 20 डिग्री सेल्सियस से लेके 40 डिग्री सेल्सियस। ये जो टेम्परेचर है ये फोटोसिंथेसिस के लिए बेस्ट टेम्परेचर माना जाता है। उसके साथ साथ कुछ मिनरल्स भी चाहिए, मैग्नीशियम, आयरन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, नॉट इंपॉर्टेंट। बस हाँ, अगर कभी सवाल है रॉ मटेरियल कौन सा चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से जाता है? एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर से किधर से पहुंचता है? वो क्लोरोप्लास्ट में, किचन ऑफ द सेल में, जिसके अंदर क्लोरोफिल भी है। तो कहां से पहुंचता है? वो स्टोमेटा के जरिए। इसी तरह वाटर कहां से पहुंचता है? जाइलम के जरिए पहुंचता है। ठीक है, कहां से आता है ये वाटर? सॉइल के। अच्छा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहां पे? क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। क्लोरोप्लास्ट जो है उसको बोलता है किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ द प्लांट जो है वो है लीफ। ओके, अच्छा,
उसके बाद क्या है इंपॉर्टेंट, उसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि जो बाहर निकलता है वो निकलता है फूड बाय प्रोडक्ट C6H12O6। C6H12O6 याद रखना, इसको आप ग्लूकोज बोलते हो, उसको आप शुगर बोलते हो, इसको आप फूड बोलते हो, इसको आप कार्बोहाइड्रेट बोलते हो, और यही C6H12O6 जो है यही फिर हेटेरोट्रॉपस खाते हैं। लेकिन याद रखना प्लांट भी इस फूड को यूज करता है, और प्लांट इस फूड को, इस C6H12O6 को स्टोर भी करता है। याद रखना प्लांट जो इस फूड को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये यहां पे लिख लेता हूं। अगर सवाल आए, प्लांट जो है वो इस ग्लूकोज को, शुगर को स्टोर करता है, ग्लूकोज को स्टोर करता है प्लांट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। फिर से बोलूंगा, इस C6H12O6 को प्लांट स्टोर भी करता है, चलो यूज तो किया प्लांट ने खुद के लिए भी, और स्टोर भी करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और हम भी, इंसान या एनिमल्स जो है वो भी इस ग्लूकोज को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये भी याद रखना, इंसान जो है वो जब ये ग्लूकोज खाते हैं फिर वो स्टोर को करते हैं ग्लूकोज को इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जब हम इस ग्लूकोज को खाते हैं, जो भी आपने सेब एप्पल खाया, एप्पल जो आपने खाया उसमें ग्लूकोज होगा, जो आपका वो ग्लूकोज एप्पल का है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपकी बॉडी में जाता है ना, वो भी स्टोर रहता है बॉडी में, सेल्स में, वो जो स्टोर रहता है आपका ग्लाइकोजन की फॉर्म में रहता है। लेकिन अभी हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, तो याद रखना प्लांट जो है फूड को स्टोर भी करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इतना याद रखा। अच्छा, अब आगे हम चलते हैं, अब हम आपको रिडॉक्स रिएक्शन समझाते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन से मैं आपको बताऊं डेजर्ट प्लांट्स का किस्सा, क्योंकि डेजर्ट प्लांट्स 2-3 बार जेके एसएसबी ने सवाल पूछा है डेजर्ट प्लांट्स के बारे में। तो सुन लीजिए डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है। डेजर्ट प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, वो स्टेप्स में होता है। रात को कुछ आधा होता है, दिन को कुछ आधा होता है। एक सेकेंड, तो यहां पे हम लिखते हैं डेजर्ट प्लांट्स के बारे में, आप देख लीजिए यहां पे मैं लिखूंगा डेजर्ट जो है, डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं वो दिन को और रात को स्टेप्स में फोटोसिंथेसिस करते हैं। डेजर्ट प्लांट्स को बोला जाता है जीरोफाइट्स भी, है ना, जीरोफाइट्स। तो जीरोफाइट्स जो है, डेजर्ट प्लांट्स जो है, वो रात को और दिन को भी फोटोसिंथेसिस स्टेप्स में करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं तो जान लो, समझ लो। आपके सामने मान लो ये डेजर्ट प्लांट है, ये उसके रूट से, पानी रूट से आया मान लिया हमने, लेकिन डेजर्ट में पानी की बहुत ज्यादा किल्लत होती है। डेजर्ट में पानी की बहुत ज्यादा किल्लत होती है, तो याद रखना जो डेजर्ट प्लांट्स है वो पानी को बचाने के लिए, कि पानी ज्यादा ना निकले लीव्स की वजह से, जो पानी होता है वो ज्यादा ना निकले बाहर, इसकी वजह से दिन को वो स्टोमेटा को क्लोज रखते हैं। याद रखना डे को क्या होता है, डे को चाहिए स्टोमेटा ओपन। क्यों? क्योंकि स्टोमेटा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, पानी तो नीचे से आया चलो, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ना, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो स्टोमेटा के अंदर जाएगा। लेकिन डे को स्टोमेटा क्लोज रहता है, डे को स्टोमेटा जो है क्लोज्ड रहता है। अब सवाल है डे को स्टोमेटा क्लोज क्यों रहता है? याद रखना इसलिए क्लोज रहता है कि ट्रांसपायरेशन ना हो, पानी बाहर ना निकले स्टोमेटा से ज्यादा, क्योंकि पानी की किल्लत है तो ना निकले, या बहुत कम ट्रांसपायरेशन हो। तो याद रखना डे को स्टोमेटा क्लोज रहता है डेजर्ट प्लांट्स में, ताकि ट्रांसपायरेशन ना हो या बहुत कम ट्रांसपायरेशन हो। ट्रांसपायरेशन का मतलब पानी स्टोमेटा के जरिए बाहर निकलना। लेकिन स्टोमेटा चाहिए हमें ओपन, क्यों? क्योंकि उसके अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, हमें तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो क्या होता है, नाइट में ही स्टोमेटा ओपन रहता है। नाइट में क्या होता है, नाइट में, एक सेकंड, ये क्या होता है, बार बार बड़ा डिस्टर्ब किया इसने। नाइट में क्या होता है, नाइट में स्टोमेटा ओपन रहता है। अब नाइट में स्टोमेटा ओपन रहता है तो नाइट में ही जाएगा स्टोमेटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड गया प्लांट में CO2, मगर नाइट में क्या गया, नाइट में पानी भी ऑलरेडी तो था, ठीक है। डे में स्टोमेटा क्लोज रहता है तो डे में नहीं जाता CO2, जो नहीं जाता प्लांट के पास। डे में स्टोमेटा क्लोज क्यों रहता है? ताकि वाटर लॉस ना हो। वाटर की प्रॉब्लम होती है डेजर्ट्स में, पानी कम होता है डेजर्ट्स में डे में, इसीलिए स्टोमेटा बंद होता है, ट्रांसपायरेशन ना हो। सर स्टोमेटा अगर बंद रहेगा तो CO2 अंदर कैसे जाएगा? CO2 रात को ही अंदर जाता है, प्लांट रात को ही CO2 लेता है स्टोमेटा ओपन होके एटमॉस्फेयर से। और ये जो डेजर्ट का प्लांट है ये रात में ही एक प्रोडक्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर भी है, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की वजह से रात को ही एक प्रोडक्ट बनाता है, वो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जिसको बोला जाता है मैलिक एसिड। तो मैलिक एसिड जो है ये रात को ही बनता है, अभी लाइट नहीं आया। ये जो मैलिक एसिड है ये इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। ये एक प्रोडक्ट है जो रात को ही बनाता है डेजर्ट प्लांट। अब उसको पता है दिन को स्टोमेटा क्लोज होना है, तो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड तो आएगा ही नहीं, लेकिन मेरे पास मैलिक एसिड है। और फिर जो ही सनलाइट पड़ती है इस मैलिक एसिड को, जो ही सनलाइट पड़ती है डेजर्ट प्लांट पे, मैलिक एसिड कन्वर्ट होता है C6H12O6 में, फूड में, C6H12O6 में, फूड में। तो मैलिक एसिड फूड में कन्वर्ट होता है कब? डे में, जब सनलाइट पड़ती है मैलिक एसिड को दिन में। तो याद क्या रखा आपने कि डेजर्ट प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस स्टेप्स में होता है, रात को मैलिक एसिड बनता है। मैलिक एसिड कैसे बनता है? क्योंकि रात को स्टोमेटा खुलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है और पानी भी आता है। स्टोमेटा खुलेगा रात को तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगा प्लांट के पास स्टोमेटा के जरिए, और पानी भी आएगा नीचे से रूट्स के जरिए, तो रात को ही ये बनाता है मैलिक एसिड।
दिन को स्टोमेटा क्लोज होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगा, लेकिन दिन को क्या होता है, अब कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है, क्योंकि रात को ही कार्बन डाइऑक्साइड का आधा सामान बना है। आधा सामान कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला के मैलिक एसिड रात को ही बना है, और क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है, होता ही है। जब दिन को सनलाइट पड़ती है तो ये मैलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, और यही तो चाहिए फूड डेजर्ट प्लांट को। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलने से पहले फिर से आपको बताऊं, बताइए मुझे क्या होता है रात इसमें, फोटोसिंथेसिस में, किसमें, डेजर्ट प्लांट्स में। बताइए मुझे क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड रात को प्लस H2O, ये नाइट में ही क्या करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल। ये वाला प्रोसेस नाइट का है, इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल। ये क्या करते हैं, ये बनाते हैं एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जिसका नाम है मैलिक एसिड। ये मैलिक एसिड क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। अभी ये रात को ही है, अभी ये नाइट की बात है, अभी ये नाइट की बात। ठीक है, मैलिक एसिड बन गया रात को। अभी जब दिन में सनलाइट आती है तो अब मैं एरो करके ऐसे सनलाइट लिखूंगा। अब सनलाइट भी आ गया, जब सनलाइट आ गया तो मैलिक एसिड कन्वर्ट होता है किसमें, फूड में। मैलिक एसिड कन्वर्ट होता है C6H12O6 में। तो दिन में ये होता है, डे में फूड बनता है सनलाइट की वजह से, लेकिन रात को ही प्रिपेयर करा जाता है मैलिक एसिड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ओके, याद रखा आपने। डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि दिन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ सकता। दिन में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि स्टोमेटा को क्लोज होना है। दिन में क्यों स्टोमेटा को क्लोज रहना है, क्योंकि स्टोमेटा के ओपन होने से चलो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा प्लांट में, लेकिन स्टोमेटा के ओपन होने से पानी भी बाहर जाएगा, H2O पानी भी बाहर जाएगा। तो दिन में वाटर लॉस बहुत हो सकता है, जिसकी वजह से दिन में स्टोमेटा नहीं खुलता या बहुत कम खुलता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड रात को ही वो लेके रखता है और मैलिक एसिड बना लेता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अच्छा, अब ये तो हुआ आपका डेजर्ट्स के बारे में भी। अब मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बतानी है लास्ट पे। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो याद रखो, मैं आपको समझाना चाहता हूँ फिर। अच्छा हाँ, समझाने से पहले आपको बताऊँ, मैंने ये जो रिएक्शन आपको बताई ना, ये मैंने बैलेंस नहीं की, ये जो फोटोसिंथेसिस बैलेंस नहीं की। मुझे बैलेंस्ड इक्वेशन यहाँ पे नहीं समझानी, नहीं तो आपको केमिस्ट्री भी थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, लेक्चर बहुत बना बनेगा। ये जो है ना, यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस्ड इन्होंने किया हुआ है हल्का, हालांकि इसमें वाटर नहीं दिया हुआ है, लेकिन ज़्यादातर किताबों में ये लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे ये जो है ना, ये इक्वेशन ये बैलेंस्ड है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर है ना, फिर क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस से बना ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये जो 6 इधर लगाया है, 6 इधर लगा, 6, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है थोड़ा सा। हालांकि इसमें भी वाटर इन्होंने नहीं डाला, लेकिन बहुत सारी बुक्स पे यही लिखा है, कोई बात नहीं, डिपेंड करता है आपके उधर क्वेश्चन जो होगा कैसा होगा, लेकिन इस बेसिस पे नहीं आएगा क्वेश्चन। वो अलग जगह, जब भी मैं थोड़ा सा जहां पे मुझे लगा बैलेंस करने की इक्वेशन होगी, वहां पे मैं सिखाऊंगा आपको। अभी ये लेक्चर बहुत बड़ा बन जाएगा। ओके, अब सुनो, सिंपल में, शॉर्ट में समझाऊंगा मैं आपको। ये CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लस वाटर, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनाते हैं, ये फूड C6H12O6 फूड बनाते हैं, जो ऑर्गेनिक फूड है, जो हम भी खाते हैं, ऑर्गेनिक है ना, और प्लस O2। ठीक है ना, प्लस H2O भी किसी बुक में लिखा है, लेकिन चलो ठीक है, इतना मैंने मिनिमम यहां पे लिख लिया। टेंशन ना लो आप। क्या हो रहा है, इसकी मुझे इस सॉफ्टवेयर की बहुत कम आदत है, लेकिन प्रॉब्लम के साथ साथ कोशिश कर रहा हूं, आपको समझ आना चाहिए। प्रॉब्लम हो रही है इस सॉफ्टवेयर में बार बार, लेकिन कोई टेंशन नहीं। सुनो अब यहां पे आपको ये याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो वाटर है, ये है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। प्लांट इन्हीं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करके प्रिपेयर करता है फूड जो है, ये है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। वही मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला कि ऑटोट्रॉफस में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं, और हेटेरोट्रॉफस जो है वही इनऑर्गेनिक, जो ऑटोट्रॉफस है वो, ऑटोट्रॉफस जो है वो, उनमें इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल होता है, और हेटेरोट्रॉफस क्या करते हैं, ऑर्गेनिक फूड लेते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लेते हैं। जो ऑटोट्रॉफस ने बनाया है, ये है ऑर्गेनिक C6H12O6। यही वो सेब है, जो सेब की एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में दी थी, और यही वो सेब है, यही है ऑर्गेनिक। ठीक है, तो ये दो क्या है, ये दो इनऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है। समझा आपने? तो ऑर्गेनिक फूड कैसे बनाता है प्लांट, याद रखना। और यही ऑर्गेनिक फूड हम भी खाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक फूड ये प्लांट बनाता है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की वजह से, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की वजह से, मॉलिक्यूल्स की वजह से। ठीक है, इतना समझ आया, इतना क्लियर हुआ। अच्छा, अब सुनो, ये तो ठीक है, ये तो मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बोला था, इधर याद आया, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो है रिडॉक्स रिएक्शन। अब आपको समझाना है और प्रोसेस आपको समझाना है कि किस तरह से होता है। याद रखना इस बात को कि सबसे पहले, जनाब याद रखना इसको, सबसे पहले वाटर की बारी आती है। उससे भी पहले, रुको, वापस जाने दो। उससे भी पहले सनलाइट जो है वो क्लोरोफिल कैप्चर करता है। तो सबसे पहले आप क्या याद रखेंगे, सनलाइट क्लोरोफिल कैप्चर करता है। सबसे पहले ये होता है, इसको मैं नंबर 1 लिखूंगा। नंबर 1 का मतलब यही पहले होता है फोटोसिंथेसिस में, कि क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो सनलाइट को कैप्चर करता है, एब्जॉर्ब करता है। दूसरी बारी आती है ये वाटर की, मतलब वाटर पे क्या होता है, ये स्प्लिट होता है, वाटर को हाइड्रोलिसिस होता है, अभी समझाऊंगा। तीसरे नंबर पे बारी आती है कार्बन डाइऑक्साइड की। ये जो वाटर है, वाटर का होता है ऑक्सीडेशन। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका होता है रिडक्शन। तभी तो इसको बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें रिडक्शन भी हो, ऑक्सीडेशन भी हो। इसको बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन या रिडॉक्स प्रोसेस।
लेकिन पहले नंबर पे क्या होता है, सनलाइट कैप्चर करता है कौन, क्लोरोफिल। वही अब यहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि पहले 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 नंबर पे क्या होता है, सनलाइट कैप्चर करता है क्लोरोफिल। वही सेम टू सेम यहां पे मैं लिखूंगा, सेम टू सेम वही बात यहां पे लिखूंगा। तो याद रखो, सबसे पहले क्या होता है बताइए आप मुझे। सबसे पहले होता है बच्चा, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले सन जो है उसकी लाइट कैप्चर कौन करता है, ये जो लीफ है इस पे जो ये क्लोरोफिल है, सन ये लाइट जो है एब्जॉर्ब करता है। ये क्लोरोफिल CH, क्लोरोफिल जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, ये एब्जॉर्ब करता है सन। तो पहले स्टेप में बताइए मुझे क्या होता है। पहले स्टेप में आपको याद रखना है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन पिगमेंट है, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। बार बार बोल रहा हूं क्योंकि बार बार आया है, ये क्लोरोफिल किसके अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ओके, दूसरा सेटअप, दूसरी बारी मैंने बोला H2O की आती है। यहां पे मैंने बोला ना दूसरे नंबर पे H2 है, तो दूसरी बारी आती है इस रिएक्शन में H2O की। कार्बन डाइऑक्साइड अभी कुछ नहीं होता कार्बन डाइऑक्साइड का, दूसरे नंबर पे H2O की बारी आती है। H2O मतलब वाटर, पानी का हाइड्रोलिसिस होता है, वाटर का हाइड्रोलिसिस होता है। ये जो पानी है इसका हाइड्रोलिसिस होता है और ये टूटता है ऑक्सीजन में और H2 में, हाइड्रोजन में। वाटर H2O जो है ना वो O2 और H2 में टूटता है, ठीक है। वाटर जो है वो हाइड्रोलिसिस उसका होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ये टूटता है। ओके, वाटर का स्प्लिटिंग होता है, हाइड्रोलिसिस होता है, और ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये जो अभी लाइट पड़ी ना, जो लाइट कैप्चर हुई क्लोरोफिल की वजह से, वही ये करता है, H2O को ब्रेक करता है। तो लाइट रिएक्शन इसको बोलते हैं। लाइट रिएक्शन क्यों बोलते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हुआ ये। तो याद रखना ये जो स्टेप 2 है, ये इसको बोला जाता है कभी कभी लाइट रिएक्शन। क्यों, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में ये होता है। और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक जगह है जिसको बोलते हैं ग्रेनम, अभी दिखाऊंगा ये ग्रेनम क्या है। उसी ग्रेनम के अंदर ये लाइट रिएक्शन होती है, उसी ग्रेनम के अंदर ये वाटर टूटता है इनटू O2 एंड H2। तो दूसरे नंबर पे क्या हुआ, दूसरे नंबर पे हुआ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर का स्प्लिट होना या हाइड्रोलिसिस होना, वाटर का टूटना या हाइड्रोलिसिस होना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और याद रखना एंड और क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, उसके साथ साथ क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब ये जो लाइट एनर्जी है जिसकी वजह से ये लाइट रिएक्शन हुई, वाटर टूटा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, और ये लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। अब ये केमिकल एनर्जी तीसरे स्टेप पे जाएगा। ये केमिकल एनर्जी हमें चाहिए ये तीसरे स्टेप पे, केमिकल एनर्जी हमें चाहिए ये तीसरे स्टेप पे। तो तीसरे स्टेप पे अब ये नंबर आएगा, केमिकल एनर्जी हमें चाहिए तीसरे स्टेप पे। ओके, तो तीसरे स्टेप पे जो केमिकल एनर्जी चाहिए वो यहां पे लिखता हूं। थर्ड नंबर पे क्या होगा, CO2 की बारी आएगी। कैसे, ये जो यहां पे है ना ये वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जाएगा और मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये हाइड्रोजन जब मिलेगा CO2 के साथ, CO2 की बारी आई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब ये मिलता है, याद रखना हाइड्रोजन जब प्लस होता है H2, ठीक है, याद रखना है। तो ये बनाता है ग्लूकोज C6H12O6, ये बनाया ग्लूकोज। तो क्या हुआ थर्ड नंबर पे हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन हुआ हाइड्रोजन के साथ, उसने बनाया ग्लूकोज। और जब उसने ग्लूकोज बनाया, ये भी याद रखना, ये इसको बोला जाता है डार्क रिएक्शन। क्यों, क्योंकि ये रात में होता है। नहीं, ये आया हुआ है एक बार सवाल। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि ये रात को होती है ये रिएक्शन, ये साइमल्टेनियसली साथ साथ होती है फोटोसिंथेसिस में। लेकिन डार्क रिएक्शन क्यों, क्योंकि इसमें लाइट की जरूरत नहीं है लाइट की जरूरत, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये केमिकल एनर्जी पे होता है, जो सेकंड स्टेज में केमिकल एनर्जी बनी, ये एनर्जी का इस्तेमाल करता है, केमिकल एनर्जी का। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड टूटता है, टूटता नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलता है, बनाता है ग्लूकोज, ये केमिकल एनर्जी की वजह से होता है, ये डार्क रिएक्शन होता है। लाइट की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अभी ये केमिकल एनर्जी का यूज कर रहे हैं। ओके, अच्छा, ये भी इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक जगह पे होता है जिसका नाम है स्ट्रोनम, STROMA, सॉरी स्ट्रोमा जिसका नाम है। ओके, अब मैंने तीसरे नंबर पे बोला क्या होता है बताइए। तीसरे नंबर पे CO2 कार्बोहाइड्रेट में तब्दील होता है, लेकिन इसको बोलते हैं रिएक्शन। तो मैं लिखूंगा रिडक्शन होता है ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट, CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स। वही कार्बोहाइड्रेट हम भी खाते हैं, वही कार्बोहाइड्रेट भी स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन प्लांट्स, एंड हम में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, है ना। कार्बोहाइड्रेट बोलो, ग्लूकोज बोलो, शुगर बोलो, फूड बोलो, एक ही बात है, टेंशन ना लो। अब सुनो, यहां पे बताना ये भी चाहता हूं मैं, मुझे यहां पे बताना था आपको कि ये वाटर का होता है, याद रखना वाटर का होता है ऑक्सीडेशन, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का होता है रिडक्शन।
याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड क्या क्या हुआ, रिडक्शन। वाटर का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मुझे ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं पढ़ाना है, जब मुझे लगेगा कहीं पे आया ये टॉपिक तो पढ़ाऊंगा, अब ये लेक्चर बहुत लंबा बनेगा, नहीं आपको ये चाहिए। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी। नॉट इंपॉर्टेंट यहां पे समझाना, बस अगर सवाल आपको पूछे फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड जेके एसएसबी भी कभी भी याद रखना, वाटर का होता है ऑक्सीडेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है रिडक्शन। वाटर जो है उसका होता है स्प्लिटिंग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, और ये होता है एक जगह पे जिसका नाम है ग्रैनम, क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, ग्रैनम बताऊंगा अभी, दिखाऊंगा अभी। और ये लाइट की प्रेजेंस में होता है, तभी इसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन। इसी तरह सवाल अगर आए, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है फोटोसिंथेसिस में रिडक्शन, रिडक्शन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का होता है और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि फूड होता है, तीसरे स्टेज पे फूड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है लाइट इसमें डिपेंडेंट नहीं है, लाइट रिएक्शन पे ये डिपेंडेंट नहीं है, तब जाके इसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं। और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा है एक जगह, वहां पे होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है ग्लूकोज, यही ग्लूकोज, यही तो फूड चाहिए सबको, खुद को, प्लांट को भी, और हमें भी यही चाहिए, ठीक है, ओके। अब ये जो है मैंने अभी बोला आपको, वाटर होता है ग्रैनम में, ये कार्बन डाइऑक्साइड का होता है स्ट्रोमा में, यही आपको दिखाता हूं, यहां पे क्लोरोप्लास्ट यहां पे होगा, हाँ आप देख लो, ये देखो ग्रैनम है यहां पे, ये ग्रैनम है और ये स्ट्रोमा है। एक सेकंड इसको मिटाऊं फिर से, कहां गया, ये है ग्रैनम, और ये जो ये वाला हिस्सा है ना, ये स्ट्रोमा है, ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के इस ग्रैनम में क्या होता है, देखो लाइट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है ये, जिसमें क्या होता है, वाटर जो है वो टूटता है ऑक्सीजन में, ठीक है ना, और हाइड्रोजन में, और वही हाइड्रोजन बाद में इस्तेमाल होता है डार्क रिएक्शन के लिए, रिडक्शन के लिए। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है ये रिडक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है फिर, ठीक है, लास्ट स्टेज पे, लास्ट में होता है कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन, और वो होता है स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वही ग्लूकोज बनाता है या शुगर बनाता है, ठीक है, ओके, ठीक है ना, याद रखना। लास्ट में अभी मैंने बोला क्या होता है, लास्ट में मैंने बोला रिडक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन होता है हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब ही होता है रिडक्शन होना, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रोजन जब ऐड होता है, देखो सी भी है, ओ भी है, एच भी है, ग्लूकोज में सी भी है, एच भी है, ओ भी है, तो थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो, सी है, एच है, ओ है, तो इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड में ये एच भी डाल दो तो हो गया, थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। बाकी डिटेल में यहां पे कुछ नहीं बोला मैंने, ओके, यहां तक समझ आया, यहां तक कोई कंफ्यूजन, मुझे नहीं लगता किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हुआ है, क्लियर है सारी चीजें। लास्ट में अब दो बातें आपको बतानी है, बस दो बातें आपको बतानी है लास्ट में, वो याद रखना, तो टॉपिक ओवर। दो बातें आपको लास्ट में बताते हैं, बस दो बातें, ठीक है, याद रखना। अगर कभी सवाल आपसे पूछा जाए, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस बताइए, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस बताइए कौन सा है, याद रखना क्लोरोप्लास्ट। कौन है, क्लोरोप्लास्ट। अब अगर ये सवाल आए, क्लोरोप्लास्ट का जो केमिकल स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर जो है ना क्लोरोप्लास्ट का, वो ऐसा है, एक मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 4 नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। कितने नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, 4, और बीच में क्या है, मैग्नीशियम। याद रखना, कभी सवाल आए मैग्नीशियम कितने के साथ है, 4 के साथ, और बीच में क्या है, सेंटर में मैग्नीशियम है, और ये जो जुड़ा हुआ है, ये जो है ऊपर, ये ऊपर जो है इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट का हेड, और नीचे जो है ये टेल है। याद रखना, ये जो नीचे है इसको बोलते हैं फाइटॉल टेल। क्या बोलते हैं, फाइटॉल टेल। ये आया है बहुत बार, जेकेएसबी ने पूछा है, ये जो क्लोरोप्लास्ट की टेल है उसको क्या बोलते हैं, फाइटॉल टेल। ये जो हेड है इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं हेड को पॉरीफायरिन हेड, PORPHYRIN, ओके, पॉरीफायरिन हेड या पॉरीफायरिन रिंग भी इसको बोलते हैं, पॉरीफायरिन हेड बोलो या रिंग बोलो, इसको बोलते हैं, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट का केमिकल स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट के केमिकल स्ट्रक्चर में ऊपर आपको हेड मिलेगा, ये जो हेड है इसको बोलते हैं पॉरीफायरिन रिंग या हेड, नीचे टेल मिलेगा, इसको बोलते हैं फाइटॉल टेल। इतना क्लियर है। अब याद रखना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल जो इसको बोलते हैं। याद रखना, क्लोरोफिल जो है, इतना याद रखना, 2 तरह का है क्लोरोफिल, 2 तरह का है। कितने तरह का, 2 तरह का क्लोरोफिल। जो 2 तरह का है, एक है प्राइमरी क्लोरोफिल और दूसरा है एसेसरी क्लोरोफिल। प्राइमरी और एसेसरी क्लोरोफिल। प्राइमरी क्लोरोफिल में क्लोरोफिल ए आता है, एसेसरी क्लोरोफिल में क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी आता है। प्राइमरी क्लोरोफिल ए आता है, एसेसरी में बी सी डी आता है। प्राइमरी क्लोरोफिल जो ए है और एसेसरी क्लोरोफिल जो बी है, ये ए और बी वाला, ये बड़े बड़े हायर प्लांट्स में पाया जाता है, हायर प्लांट्स में पाया जाता है। और जो प्राइमरी क्लोरोफिल ए है, याद रखना, ये सभी प्लांट्स में पाया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। ऑल प्लांट्स, कोई भी प्लांट हो उसमें प्राइमरी होगा। प्राइमरी क्यों नाम है, प्राइमरी मतलब इंपॉर्टेंट, प्राइमरी मतलब ये तो होना ही चाहिए। प्राइमरी क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल ए है, जो कि प्राइमरी क्लोरोफिल ए है, प्राइमरी क्लोरोफिल कौन सा है, क्लोरोफिल ए, वो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है ऑल प्लांट्स एक्सेप्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बगैर ऑल प्लांट्स में ये होता है क्लोरोफिल ए, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब लास्ट में मुझे ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। आप सोच लो कि लेक्चर लंबा हो रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूं यहीं पे इसको वाइंड अप करूं, यहीं पे लास्ट पे इसको वाइंड अप करूं, क्योंकि जेके से भी जहां से सवाल पूछेगा वही बातें आपको मैं बता रहा हूं। देखो लास्ट में बस इतना बताऊंगा गार्ड सेल के बारे में। ये है स्टोमेटा है ये सामने, क्या है, एक सेकंड, स्टोमेटा है ये सामने। स्टोमेटा के इधर होता है गार्ड सेल, इधर भी होता है गार्ड सेल। ये है गार्ड सेल्स, बीच में स्टोमेटा है, गार्ड सेल्स।
स्टोमेटा क्या करता है? स्टोमेटा क्या करता है बोले? स्टोमेटा करता है गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज मतलब प्लांट के अंदर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वही चाहिए फोटोसिंथेसिस में, और वहां से निकलेगा क्या? वहां से निकलेगा स्टोमेटा में प्लांट से बाहर क्या निकलता है? कौन सा गैस निकलता है? ऑक्सीजन, ग्लूकोज निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है और वाटर भी निकलता है। अच्छा, ऑक्सीजन निकलता है, चलो बना ही लेता हूं दूसरे कलर से। यहां पे ऑक्सीजन के साथ वाटर भी निकला, H2O, वाटर भी निकला। जो ये वाटर निकलता है H2O, ये वाटर निकलने को बोलते हैं, मैंने बार बार बोला, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपैरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो स्टोमेटा किस लिए इस्तेमाल होता है? स्टोमेटा याद रखना, स्टोमेटा के बाहर ये सेल्स होते हैं, उनको बोलते हैं गार्ड सेल्स। वो स्टोमेटा को गार्ड करते हैं। और ये स्टोमेटा का काम क्या है? गैसेस एक्सचेंज करना, कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर जाना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना प्लांट के जरिए। वो इसी स्टोमेटा, जो पोर्स होते हैं छोटे छोटे लीफ के ऊपर भी नीचे भी, ज्यादातर लीफ के नीचे होते हैं, उसी के जरिए होता है, स्टोमेटा के जरिए। ठीक है, और स्टोमेटा के जरिए बाहर निकलता है पानी भी प्लांट के। जब ये स्टोमेटा से बाहर निकलता है पानी, उसको बोलते हैं ट्रांसपैरेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपैरेशन। अब ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं? गार्ड सेल्स क्या करते हैं? ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमा यही करते हैं। ओपन और क्लोज जो स्टोमेटा होता है वो गार्ड सेल्स की ही वजह से होता है। अगर कभी सवाल आए ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो होता है वो किसकी वजह से होता है? वो इसी गार्ड सेल की वजह से ही होता है। आपको बताऊं मैं, देखो क्या होता है, जब इसमें पानी जाता है ना, पानी गार्ड सेल्स में जब बहुत सारा पानी जाता है, पानी वाटर जब जाता है, जब इसमें वाटर जाता है अंदर गार्ड सेल्स में जब पानी इन जाता है, पानी इन और आउट बताऊंगा, पानी इन जब जाता है ना, उसको बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, एंडोऑस्मोसिस का मतलब होता है पानी अंदर जाना। जब पानी अंदर जाता है तो ये स्वेल करते हैं, ये जो गार्ड सेल्स है ना आपके से, ये स्वेल हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वेल। तो पानी जब अंदर हो जाता है तो स्वेल होने की वजह से ओपन हो जाता है स्टोमेटा। और जब ओपन होता है स्टोमेटा तो आपका ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, ऑक्सीजन भी ज्यादा निकलता है और पानी भी ज्यादा निकलता है ओपन होने से। तभी तो दिन में क्या होता है, डेजर्ट प्लांट्स में क्लोज ही रहता है ताकि पानी ज्यादा ना जाए, खासकर दिन में। ठीक है, ओके। अब ये पानी इन जाता है। अब रात को क्या होता है? रात को छोड़ो, दिन को छोड़ो, इस टाइम रात को दिन को ये वाला टॉपिक नहीं, वो डेजर्ट में मैंने समझाया, कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, बस इतना ही समझो। ओपन कैसे होता है स्टोमेटा? जब पानी अंदर जाता है उसको बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। ये स्वेल करते हैं गार्ड सेल्स तो ओपन होता है स्टोमेटा। क्लोज कैसे होता है स्टोमेटा? बताइए, अब खुद ही बताइए, क्लोज कैसे होगा स्टोमेटा? बताइए क्लोज, मैं यहां पे लिखूंगा, क्लोज कैसे होगा स्टोमेटा? जब ये श्रिंक करते हैं गार्ड सेल। वो कैसे होता है? जब पानी बाहर निकलता है, पानी आउट निकलता है। पानी जब गार्ड सेल से बाहर जाता है उसको बोलते हैं, बाहर जाने को एक्सो बोलेंगे, एक्सोऑस्मोसिस। पानी जब स्टोमेटा से बाहर होता है, एक्सोऑस्मोसिस होता है, तब ये जो है गार्ड सेल्स वो श्रिंक करते हैं, श्रिंक। और जब वो श्रिंक करते हैं, श्रिंक हो जाता है तो स्टोमेटा क्लोज होता है। ठीक है, स्टोमेटा ओपन और स्टोमेटा क्लोज कब होता है? एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस थोड़ा सा बता दिया, इतना ही आपको जानना है बस। लास्ट में मुझे एक बात याद आई जो मैं चाहता हूं आपको बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं वो बात मिस हो जाए। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, लास्ट में याद रखना। एक और बात, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। मैंने आपको बोला था रॉ मटेरियल चाहिए। कहां पे मैंने बोला था? इस वाले पेज पे बोला था क्या? रॉ मटेरियल चाहिए। मैंने जो आपको बोला था रॉ मटेरियल चाहिए, उसमें से एक पॉइंट बताऊं सनलाइट के बारे में। मुझे ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है, इसलिए मैं तो इसको मिस नहीं करना चाहूंगा। ये जो सनलाइट है ना, सनलाइट याद रखना, सनलाइट जो है ये 7 कलर्स का बना हुआ है। कितने कलर्स का बना हुआ है? सनलाइट जो है ये 7 कलर्स का बना हुआ है। ये आपने सुना होगा, विबगॉयर आपने पढ़ा होगा, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये सनलाइट जो है 7 कलर्स का बना है, लेकिन फोटोसिंथेसिस जो है वो सबसे ज्यादा कौन से कलर में होता है? ऐसा सवाल बहुत बार आया है। तो याद रखना, फोटोसिंथेसिस जो है याद रखना रेड कलर में और उसके साथ ब्लू कलर में। रेड और ब्लू में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस रेड कलर और ब्लू कलर में होता है। और सबसे कम फोटोसिंथेसिस कौन से कलर में होता है? अगर ये सवाल आए तो ग्रीन याद रखना, ग्रीन कलर से ही मैंने ये बनाया। तो ग्रीन जो है ग्रीन, इसमें सबसे कम फोटोसिंथेसिस होता है। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड में, सबसे कम फोटोसिंथेसिस ग्रीन कलर में होता है। क्योंकि लाइट जो है सनलाइट वो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड 7 कलर्स की बनी होती है, जिसको बोलते हैं विबगॉयर। ओके, मुझे उम्मीद है कि यह लेक्चर आपको पसंद आ गया होगा। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन खत्म हो चुका है, लेकिन अगर कुछ एडिशनल मुझे फिर भी इंपॉर्टेंट लगा वो मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको कराऊंगा। उम्मीद है आपको यह लेक्चर पसंद आ गया है। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों तक इसको पहुंचाओ और बहुत ज्यादा प्यार दो ताकि हम मोटिवेट हो जाए आपको ज्यादा और लेक्चर्स देने की। तो बस इस वीडियो में इतना ही बताना है मुझे फिलहाल के लिए।